शेयर बाजार भी हो गए। शेयर बाजार जब हो गया तो एक क्वेश्चन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? एम कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट एम कैप या फिर शेयर की जो कीमत तय होती है, या शेयर में जो आप सेंसेक्स में आपने देखा पढ़ा होगा कि उतार चढ़ाव होता है, आखिरकार ये कैसे होता है? इसका क्या प्रोसीजर है? इसकी क्या प्रक्रिया है? शेयर बाजार में जो शेयरों की कीमतों में वृद्धि होती है, चलिए इससे भी सिंपल क्वेश्चन, इससे भी सिंपल क्वेश्चन, सेंसेक्स एक इंडेक्स है, सेंसेक्स एक इंडेक्स है, सेंसेक्स में कितनी कंपनियां लिस्टेड है? 30 कंपनी। चलिए ठीक है, ये तो ब्लू चिप कंपनी क्या होती है? ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप, ब्लू चिप कंपनी जिसका शेयर नहीं गिरा हो। भारत में और शेयर बाजार के लिए और कौन सा इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है? निफ्टी। निफ्टी किसका इंडेक्स है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो ये नहीं पता है कि ये शेयर की कीमतों में वृद्धि और कमी कैसे होती है। एम कैप क्या होता है? फ्री फ्लोट शेयर क्या होता है? फ्री फ्लोट शेयर ये नेशनल इनकम तो हो गया है। तुम्हें बताओ नेशनल इनकम का डेफिनेशन बता दो, तुमसे पूछ। जयप्रकाश आप ही का नाम है ना? जेपी, आप सोशल मीडिया पे जेपी के नाम से मशहूर है। फेसबुक, ये फेसबुक कह रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे जेपी लिखा रहता है आपका। चलिए बताइए तुम, ये नेशनल इनकम डिफाइन कीजिए। नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज ए कॉन्सेप्ट, यानी एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में जीडीपी, इस कॉन्सेप्ट में जीएनपी, इस कॉन्सेप्ट में एनएनपी, इस कॉन्सेप्ट में जीएनडीपी, ये एक नेशनल इनकम इज ए कॉन्सेप्ट। बैठ जाइए बैठ जाइए। नेशनल इनकम एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में जीडीपी भी है, इस कॉन्सेप्ट में जीएनपी भी है, इस कॉन्सेप्ट में एनएनपी भी है, इसमें एनडीपी भी है। आखिरकार ये क्या है? अगर हम इसको, आखिरकार ये दो कॉन्सेप्ट क्यों है? अगर जीडीपी और जीएनपी, जीडीपी और जीएनपी दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस? निशांत, निशांत नाम है ना आपका, बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी? इंग्लिश में, तुम इंग्लिश मीडियम होता हो, इंग्लिश में। What do you mean geographical area? It is defined. What is geographical area? You are right. The term used geographical area, not political area. ठीक है ना? You are right.
बट व्हाट इज ज्योग्राफिकल एरिया? फिर एक कॉमन रेजिडेंट, कहते हैं बाय कॉमन रेजिडेंट। तो व्हाट इज कॉमन रेजिडेंट? और मैंने मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, मॉनेटरी वैल्यू वही जीडीपी होता है। यानी एक भौगोलिक इकाई में सामान्य निवासी द्वारा, बैठ जाइए, सामान्य निवासी द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान, एक वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस? टू टाइप प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विस। दो तरह का उत्पाद है, एक सर्विस है और दूसरा सेवा है। एक सेवा है और दूसरा वस्तु है। तो ये दोनों में सेवा का भी एक मूल्य है और वस्तु का भी एक मूल्य है। वस्तु का भी एक अंतिम उत्पाद है, वस्तु का भी एक अंतिम उत्पाद है और सेवा का भी एक अंतिम उत्पाद है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? कैसे डिफाइन कीजिएगा दैट इज गुड्स, दैट इज सर्विस? तुम बताओ तो। दीपशिखा तुम्हारा ही नाम है ना? अच्छा लिखती हो तुम, हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। चलिए बताइए तो। मान लीजिए नहीं, आप उसको डिफाइन कीजिए, हम मान लेंगे। आप जो कहिएगा हम मान लेंगे, लेकिन पहले आप डिफाइन कीजिए उसको, परिभाषा के रूप में बताइए। फिर वही आप एज ए उदाहरण बता रहे हैं, आप उसको परिभाषा के रूप में बताइए। उदाहरण, हाँ, उसके बाद उदाहरण, परिभाषा, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। तो पहले आप परिभाषा के रूप में बताइए, उसके बाद उदाहरण बताइएगा। आप सीधे मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझाइए मत, मुझे बताइए। अच्छा चलो समझाओ ही, चलो जैसे जैसे तुमको आ रहा है वैसे ही बताओ। हाँ, कोई वस्तु अगर मान लें कि ये स्टाइलो है, ठीक है, अंतिम मूल्य है, हाँ, अंतिम वस्तु नहीं, वस्तु क्या है? अंतिम वस्तु की बात नहीं है, वस्तु क्या है? अब जैसे अगर आप ये जो आप कॉस्ट्यूम, मान लेंगे आप शर्ट पहने, ठीक है, बैठ जाइए, आप शर्ट पहने हुए, सपोज दैट ये शर्ट जो है वो कॉटन से बना हुआ है, सपोज दैट कॉटन से बना हुआ है। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत फार्मर से होती है। फार्मर से, किसान कपास का उत्पादन करता है। कपास उत्पादन के बाद धागा बनता है, धागे के बाद वो कपड़ा बनता है, कपड़े के बाद वो फिर गारमेंट्स बनता है उसमें। तो प्रोडक्ट कॉटन, कॉटन के बाद थ्रेड, थ्रेड के बाद क्लॉथ, क्लॉथ के बाद गारमेंट। अब वो कपड़ा डिफरेंट टाइप का, समीज सलवार बन जाए, शर्ट बन जाए, कोट बन जाए, पैंट बन जाए, जो भी बन जाए। आप देखिए कि हर स्टेज पर उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है, हर स्टेज पर उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है। अगर मान लें कि एक किसान कपास का उत्पादन कर रहा है, ये आया धागे मिल में, धागा मिल में, यहां क्या बन गया? धागा बन गया। तो कपास से धागा बना, तो कपास अगर 100 रुपए का था तो धागा प्लस 50 150 का हो जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा। इसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड, यानी मूल्य वर्धित, यानी हर स्टेज पर मूल्य में वृद्धि हो रही, हर स्टेज पर मूल्य में वृद्धि हो रही। अब ये धागे से बनता है कपड़ा, टेक्सटाइल मिल में आ जाता है, टेक्सटाइल मिल के बाद ये गारमेंट्स बन जाता है, गारमेंट बन जाता है। अब यहां से जब ये चलेगा
तो स्वाभाविक है कि इसका कीमत 200 हो जाएगा, फिर यहां आने के बाद ये 250 हो जाएगा। तो 100 रुपए का चीज अंतिम उपभोक्ता तक यानी कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते कितने का हो गया? 250 रुपए का हो गया। अब अगर मान लें कि हम तब किसान का फाइनल प्रोडक्ट ये है, किसान का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? कपास है। धागे मिल वाले का फाइनल प्रोडक्ट, धागे मिल वाले का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? धागा है। कपड़े का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? कपड़ा है। और गारमेंट्स का फाइनल प्रोडक्ट शर्ट पैंट जो भी। अब जब जीडीपी का हम इवैल्यूएशन करते हैं जीडीपी का इवैल्यूएशन करते हैं तो हमने परिभाषा में ये बताया कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य। तो अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि आखिरकार तो 100 रुपया और प्लस 100 रुपया और 150 रुपया कितना हो गया? 250 रुपया हुआ। 250 रुपया हो गया। 250 और प्लस 200 कितना हो गया? ये 450 हो गया। 450 और प्लस 250 650 700 हो गया। अब ये सोचिए कि ये 700 हो गया, लेकिन वास्तविक रूप से इसका अंतिम मूल्य कितना है? 250। तो अगर हम जीडीपी में अगर इसको हम अगर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में सबका फाइनल प्रोडक्ट अगर हम काउंट करेंगे तो एक इसका 250 कीमत हो जाएगी, ये 700 कीमत हो जाएगी, लेकिन फाइनली प्रोडक्ट कितना है? 250। इसी को कहते हैं एरर ऑफ डबल काउंटिंग। एरर ऑफ डबल काउंटिंग। तो जब जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है तो इसी डबल काउंटिंग से बचने की कोशिश की जाती है, अदरवाइज हमारे जीडीपी का जो शेप होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट्स में इसी तरह। अब हम लोग थे क्या, आफ्टर ऑल व्हाट इज सर्विस एंड गुड्स, ठीक है? सर्विस एंड गुड्स, वस्तु और सेवा में क्या फर्क है? बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक्स का बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, कि वस्तु और सेवा में क्या अंतर है? वस्तु और सेवा दोनों का प्रोडक्शन होता है। वस्तु में क्या हुआ? कार, कपड़ा, ये सब वस्तुएं हैं। सेवा में बैंकिंग, ये संचार, ये क्या है? ये सर्विस है, ये सेवा है। ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल, ये सब क्या है? ये सर्विस है। इंश्योरेंस, ये सब क्या है? ये सब सर्विस है। और ये क्या है? वस्तु है, ये वस्तु है। तो देखिए, कार और कपड़ा यानी वस्तु, वस्तु वो है जिसका हम उत्पादन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए उसे संरक्षित भी कर सकते हैं। यानी जब इसका उत्पादन हुआ उस समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए उसे संरक्षित यानी प्रिजर्व भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन सर्विस, जैसे ही इसका प्रोडक्शन होता है वैसे ही इसका उपभोग होता है। भविष्य में उपभोग करने के लिए हम संरक्षित या प्रिजर्व नहीं कर सकते। यानी सर्विस का प्रोडक्शन हुआ और उसी समय आपको इसका उपभोग करना होगा। उसी समय अगर आप किसी को फोन करते हैं, आप नंबर डायल करते हैं, नंबर, तो ये फोन कहीं सीधे कनेक्ट नहीं हो जाता है, किसी कंपनी के द्वारा ये कनेक्ट होता है। अगर मान लें कि आप एयरटेल, जियो, जिसका भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसका भी आप सर्विस ले रहा है, तो ये पहले नंबर कहां जाएगा? आप जिसका कंपनी में, कंपनी द्वारा आपको कनेक्ट किया जाएगा। तो ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? कंपनी प्रोवाइड कर रही है। यानी कंपनी ने आपके लिए सेवा जनरेट किया, सर्विस को जनरेट किया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि फोन अभी करेंगे और बात 2 घंटे के बाद करेंगे। जैसे ही कनेक्ट होगा वैसे ही आपको
उत्पाद करनी। तो इसको हम क्या कहते हैं, यह है सर्विस। सर्विस कि जैसे ही उसका सर्विस का उत्पादन होता है उसी समय हम उसका उपभोग करना पड़ता है। लेकिन वस्तु में, वस्तु के उत्पादन के तत्काल बाद तो उसका उपयोग कर ही सकते हैं, भविष्य में भी उसका उपयोग करने के लिए हम उसे संरक्षित रख सकते हैं। जैसे एक पेन, पेन का उत्पादन हुआ, रेडी टू राइट, लिखने के लिए तैयार, उस समय भी लिख सकते हैं और 1 महीने के बाद भी उसे लिख सकते हैं, लेकिन सर्विस नहीं कर सकते। सर्विस का दूसरा जो एक नॉर्मल, जो एक आम आदमी, आप लोगों को भी बताना चाहिए था, गुड्स विजिबल है और सर्विस इनविजिबल है। सेवाएं दिखती नहीं है और वस्तुएं दिखती हैं। ये तो कोई भी एक नॉर्मल कोई भी इंसान बता सकता है। लेकिन एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर्विस और गुड्स में ये फर्क है। आ गया समझ में फर्क? क्या होता है फर्क? ठीक है। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर, तुम बताओ तुम ये कि प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं? जैसे इकोनॉमिक सेक्टर को 3 सेक्टर में बांटा गया आमतौर पे, वैसे चौथा सेक्टर भी है लेकिन चौथा सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 सेक्टर में बांटा गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। इसे ऑल टर्म में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर एंड कंसर्निंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर, ये सब सर्विस सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर सब एक ही है, या टर्सरी सेक्टर का है। तो उसमें प्राथमिक सेक्टर के, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? प्राइमरी, ये हुआ है, ये हो गया है, ये तो होना चाहिए, तो पहला शुरुआत ही यहीं से होती है। प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर एंड व्हाई कॉल इट प्राइमरी, व्हाई कॉल सेकेंडरी, व्हाई कॉल टर्सरी, क्यों कहते हैं इसे? नो आइडिया, बोलो ना। Agriculture and concerning activity like animal husbandry, poultry, dairy. Primary product like basic product which is used for secondary product which is used for tertiary sector. Or why call tertiary sector service sector? Why call tertiary? Because tertiary sector provides service to both सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को वो क्या देता है? सेवा प्रदान करता है। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां वस्तु इंडस्ट्री सेक्टर का है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बैठ जाइए। अब सवाल है कि सर्विस सेक्टर को सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सेवा प्रोवाइड करता है, वो सेवा प्रदान करता है। जैसे बैंकिंग एग्रीकल्चर सेक्टर को भी लोन देता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी लोन देता है। तो ये लोन देना क्या हुआ? सर्विस है। वो क्या बेच रहा है? कर्ज बेच रहा है, मनी बेच रहा है, तो वो एक सर्विस हुआ। इंश्योरेंस सेक्टर वो क्या करता है? किसी के भी लाइफ के रिस्क को कवर करता है, लाइफ के रिस्क को कवर करता है, चाहे वो व्हीकल हो चाहे वो इंसान, कोई भी हो, तो वो इंश्योरेंस सेक्टर हुआ। तो वो क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ये सर्विस सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर इसलिए ये प्राइमरी सेक्टर है कि प्राइमरी सेक्टर में जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, प्राइमरी सेक्टर में जिस भी वस्तु का उत्पादन होता है उसी का उपयोग कच्चे माल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज ए रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। अब जैसे गेहूं एक प्राइमरी प्रोडक्ट है। आटा बन जाए, सूजी बन जाए, मैदा बन जाए। मैदा किससे बनता है? गेहूं से। सूजी किससे बनता है? गेहूं से। आटा किससे बनता है? गेहूं से। तो ये गेहूं क्या प्राइमरी प्रोडक्ट हुआ। अब उसी से आटा, सूजी ये सब बन जाए बिस्किट।
तो ये सब क्या हुआ, उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, सेकेंडरी प्रोडक्ट है। बिस्किट टर्सरी प्रोडक्ट हो जाता है। टर्सरी प्रोडक्ट इसलिए हो जाता है कि गेहूं से आटा, आटा से बिस्किट बनेगा, आटा या मैदा से बिस्किट बनेगा। उसी तरह धान, धान क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट है। अब उसे चावल बन जाए तो वो सेकेंडरी प्रोडक्ट हो जाता है। चना प्राइमरी प्रोडक्ट है, जब चने के, जब उसके छिलके उतार दिया जाए तो दाल बन जाता है, तो वो दाल क्या हुआ, सेकेंडरी प्रोडक्ट हुआ। अब उसी दाल से लड्डू बन जाता है, उसी दाल से बेसन, बेसन से फिर लड्डू बन जाता है, तो लड्डू क्या हो गया, टर्सरी प्रोडक्ट हो गया। और सबका वैल्यू बढ़ता जाता है। चने के दाल से ज्यादा, चने से ज्यादा कीमती चना दाल है, और चने दाल से ज्यादा कीमती बेसन है, और बेसन से ज्यादा कीमती बेसन का लड्डू। तो ये हर स्टेज पर वैल्यू बढ़ता चला जाता है। इसी को कहते हैं वैल्यू एडेड। और कभी जीएसटी के पहले हिंदुस्तान में जो वैट का प्रोविजन था, जिसको कहा ही जाता था वैल्यू एडेड टैक्स, ये वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता था। तो बेसिकली यही एक प्रोसीजर है, ठीक है। चलिए रिवीजन कीजिए, जब ये सब हो गया है तो बताना चाहिए ना। आज आपको बताते हैं मुद्रास्फीति। हो गया है मुद्रास्फीति, हो गया है। तो बताइए मुद्रास्फीति किसको कहते हैं, क्या? मुद्रास्फीति हम पूछ रहे हैं, और उसको कंट्रोल करने का तरीका थोड़ी पूछ रहे हैं। किसका? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स का कॉपी तो लाए होंगे आपको, देखिए लिखा हुआ है उसमें क्या। Inflation. What is inflation? Inflation, it means expansion of money. Or expansion of money, it means increase the quantity of money. Increase the quantity of money. यानी जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, तो जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रा की खरीदने की क्षमता घटती है। जब मुद्रा की खरीदने की क्षमता घटती है तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यही है मुद्रास्फीति। यानी एक तो मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा, ठीक है। दूसरा मुद्रा की खरीदने की क्षमता, और तीसरा मूल्य पर प्रभाव, तीसरा मूल्य पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन प्राइस, मूल्य पर प्रभाव, ठीक है। तीन कॉन्सेप्ट। अब मुद्रा की मात्रा अगर मान लें कि बढ़े, मुद्रा की मात्रा अपवर्ड की तरफ हो, तो इसके खरीदने की क्षमता में, मुद्रा के खरीदने की क्षमता में कमी आएगी। मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ेगी तो मुद्रा की खरीदने की क्षमता में कमी आएगी। जब खरीदने की क्षमता में कमी आएगी तो मूल्य का क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मुद्रा की मात्रा में कमी आती है तो मुद्रा की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, तो मूल्य पर क्या प्रभाव होगा, मूल्य कम होगा। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, इन्फ्लेशन। ये स्थिति क्या कहलाती है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स मुद्रास्फीति, यानी मुद्रा का प्रसार बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन मतलब क्या हुआ, प्रसार।
एक्सपेंशन ऑफ मनी, यानी मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है, मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है। इस तो ये भी क्या है, इन्फ्लेशन है। ये क्या है, इसको कहते हैं डिफ्लेशन, जस्ट रिवर्स है। ये इन्फ्लेशन का बिल्कुल रिवर्स है, तो इसको कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का अर्थ हो गया कि मुद्रा का संकुचन, यानी मुद्रा की मात्रा में कमी होना, मुद्रा की मात्रा में कमी होना। तो ये भी क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन, ये भी डिफ्लेशन। और उसका मूल्य पर प्रभाव। अब इसको आप बिल्कुल सिंपल उदाहरण से समझ, अगर मान लें कि आपके पास 100 रुपया है, तो आपकी खरीदने की क्षमता कितनी है, 100 रुपया। 100 रुपया और मिल जाए तो खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी, खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार सबके के पास जो मुद्रा है उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है, कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है, तो सबकी खरीदने की क्षमता बढ़ रही है, सबकी खरीदने की क्षमता बढ़ रही है ना। सबके पास जो पहले 100 रुपया होता था, 200 रुपया हो गया, किसी के पास 300 रुपया हो गया, तो सबकी खरीदने की क्षमता बढ़ गई, लेकिन सप्लाई उतनी ही है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि सबकी खरीदने की क्षमता बढ़ गई, सबकी खरीदने की क्षमता बढ़ गई है, सबके पास धन अब पहले की तुलना में ज्यादा है, लेकिन बाजार में सप्लाई उतनी ही है, तो क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगी। अगर वही आपके पास जो 100 रुपया था वो 90 रुपया हो जाए, तो खरीदने की क्षमता क्या होगी, घट जाएगी, यानी बाजार में डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। तो जब बाजार में डिमांड घट जाएगा तो प्राइस अपने आप नीचे आ जाएगा। तो यानी तो अब ये सवाल उठता है कि क्या हर बढ़ी हुई महंगाई मुद्रास्फीति है, क्या हर बढ़ी हुई महंगाई मुद्रास्फीति है। कभी कभी अचानक कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां आपूर्ति यानी सप्लाई एकदम कम हो जाए, तो क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो ये महंगाई एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ये महंगाई एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, इसको हम कहते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। नाम सुने बॉटल नेक इन्फ्लेशन का, इसको क्या कहते हैं, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल नेक इन्फ्लेशन का अर्थ यह हुआ कि अचानक आपूर्ति में कमी आ गई। कभी कभी आप देखो कि जैसे किसी क्षेत्र से सब्जी का उत्पादन आपके बाजार में हो रहा है, उस क्षेत्र में कोई ब्लॉकेड हो जाता है, ब्लॉकेड हो जाता है या 1-2 दिन उस क्षेत्र से सब्जी की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो जो लोकल बाजार है वहां सब्जी की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि आपूर्ति कम हो गई लेकिन डिमांड उतना ही है, आपूर्ति कम हो गई लेकिन डिमांड उतना ही है, तो स्वाभाविक है कि कीमत घटेगी, तो ये बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड जब बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी, और जब डिमांड घटेगी तो कीमत भी घटेगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसी को कहते हैं रूल ऑफ डिमांड, यानी मांग का नियम। यानी जब मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है, और जब मांग घटती है तो उसकी कीमत भी घटती है। लेकिन किसी की भी एक सीमांत उपयोगिता होती है जिसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, किसी को भी हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम कहते हैं कि उपयोगिता का ह्रास नियम। यानी अगर किसी वस्तु का बार बार उपयोग कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता में, उसकी यूटिलिटी में कमी आती है। अगर किसी चीज का आप इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद आप सेटिस्फाइड होते हैं, यानी उसकी यूटिलिटी आपके लिए है,
लेकिन किसी वस्तु का इस्तेमाल करने के बाद आप सेटिस्फैक्शन फील नहीं करते हैं, इट मीन्स उसकी उपयोगिता आपके लिए नहीं है। जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए उनकी उपयोगिता है, क्योंकि उनसे उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनसे उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन जो सिगरेट नहीं पीते हैं उनके लिए क्या फर्क पड़ता है? अगर उसकी कीमत बहुत भी ज्यादा हो जाए तो उनको उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो उसके उपभोक्ता है ही नहीं वो। लेकिन अब सवाल है कि लेकिन अगर मैंने पहले कहा कि किसी वस्तु की अगर लगातार आप उपयोग कर रहे हैं तो एक सीमा पर आकर उसकी भी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। अगर बहुत प्यास लगी हो तो पहला ग्लास पानी का कैसा लगता है? बहुत अच्छा। दूसरा ग्लास, तीसरा ग्लास। जब आपकी प्यास खत्म हो जाती है तो क्या लगता है? पानी पीते हैं? नहीं पीते हैं। पानी तो वही है, पानी वही है, लेकिन उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, उसकी यूटिलिटी जो है वो समाप्त हो गई। अगर उसके बाद भी पीते हैं तो वोमिट कर लीजिएगा, बॉडी उतना ही एब्जॉर्ब करेगा ना, बॉडी उतना ही होल्ड करेगा ना जितनी उसकी जरूरत है। अगर आवश्यकता से अधिक अगर आप अंदर डालेंगे तो क्या होगा? वो रिवर्स होगा, तो वो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? अगर आप इसको ऐसे देखें, ये ऐसे, अगर आप इसका ये यूटिलिटी, तो आप जैसे जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, ये एक वक्त आएगा ना जब ये ऐसे आ जाएगा, ये क्या होगा? ये जो कर्व बनेगा, तो ये इसको हम क्या कहते हैं कि इसकी यूटिलिटी धीरे धीरे, अब यहां से जो क्या वो माइनस होने लगता है, तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। भूख लगी है, एक रोटी बहुत अच्छा लगता है, दूसरी रोटी भी अच्छी, लेकिन पहली रोटी की तुलना में दूसरी रोटी की उपयोगिता कम महसूस होती है, दूसरे रोटी की तुलना में तीसरे रोटी की उपयोगिता कम महसूस होती है। जब आपकी भूख खत्म हो जाती है तो चौथे रोटी की उपयोगिता शून्य हो जाती है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। इसी तरह आप देखेंगे, ये पढ़े होंगे बेरोजगारी, बेरोजगारी पढ़ाई हुई है? बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी में एक बेरोजगारी होती है छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी जिसको हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या ये छुपी हुई बेरोजगारी, छुपी हुई का मतलब क्या? जो दिखती नहीं है लेकिन बेरोजगारी है, दिखती नहीं है लेकिन बेरोजगारी है। आखिरकार ये कौन सी बेरोजगारी है? ये तो बहुत खतरनाक बेरोजगारी है जो दिखती नहीं है। अगर बेरोजगारी दिखे तो हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो बेरोजगारी दिखती ही नहीं है उसे हम कैसे दूर करेंगे, या फिर उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये छिपी हुई बेरोजगारी है? सपोज दैट एक ऐसा काम है जिसमें 5 लोग पर्याप्त हैं, 5 पर्याप्त हैं इसमें, लेकिन इसमें 7 लोग लगे हुए हैं, इसमें 7 लोग लगे हुए हैं। अगर 5 एक प्लॉट में काम करके 5 क्विंटल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसमें 7 आदमी अगर लगा दिए जाए तो भी 5 ही क्विंटल का प्रोडक्शन होता है। अगर 2 को हटा भी देते हैं तो भी उस पर प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है, उत्पादन पे फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब कि 2 व्यक्ति ऐसे श्रमिक ऐसे हैं जो बेकार के में लगे हुए हैं, यानी उनकी यूटिलिटी क्या है? 0। और तब ये प्रश्न पीटी में प्रश्न आता है कि छिपी हुई बेरोजगारी कब उत्पन्न होती है? जब श्रमिकों की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, जब श्रमिकों की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, जब शून्य हो जाती है तो वो व्यक्ति क्या होता है? बेरोजगार होता है। लेकिन काम करता हुआ तो दिखता है, खेत में काम करता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी 0। और भारत की जो कृषि है वो सबसे ज्यादा इसी समस्या से जूझ रही है। यानी इंडियन एग्रीकल्चर में जो बेरोजगारी है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि एक एक प्लॉट में पूरा परिवार काम करता है,
पति पत्नी बच्चे सब काम में लगे हुए, लेकिन उत्पादन में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इट मींस ये इंडियन एग्रीकल्चर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है। अगर अब सवाल है कि अगर जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वहां से अगर इन श्रमिकों को निकाल लेते हैं तो फिर लेकर कहां जाएंगे इनको, किस सेक्टर में ले जाएंगे? सर्विस सेक्टर ऐसा है जहां पे स्किल्ड लेबर फोर्स की जरूरत है, जहां स्किल्ड लेबर फोर्स की जरूरत है, जहां टेक्निकली एडुकेटेड लेबर फोर्स की जरूरत है। जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स है उनको कहां हम ले जा सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा डेवलप नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप है भी तो छोटे छोटे पॉकेट में है, यानी इंडिया के कुछ क्षेत्रों में है। और यही कारण है कि जो लेबर माइग्रेशन है वो नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया से इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया की तरफ है। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, तो हमारे यहां से जो लेबर निकलते हैं वो कहां जाते हैं? दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज हमारी तुलना में ज्यादा डेवलप्ड है, वो वहां उद्योग ज्यादा है, तो माइग्रेशन कहां होगा? वहां से यहां माइग्रेशन नहीं होता है। उनके पास इंडस्ट्रीज भी है, उनके पास अच्छे अच्छे एजुकेशन सेंटर भी हैं, सब कुछ वहां है, तो स्वाभाविक है कि माइग्रेशन हमारे यहां से वहां होगा, वहां से हमारे यहां माइग्रेशन नहीं होगा। अगर ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत अच्छा होता तो शायद गुजरात और महाराष्ट्र के लोग आते पटना पढ़ने के लिए या बिहार पढ़ने के लिए आते, जब कभी तो ये भी एक माइग्रेशन है। और लेबर फोर्स माइग्रेशन, एक लेबर फोर्स यहां से पंजाब जाता है तो वो अपना श्रम लेकर जा रहा है, और उस श्रम को बेचकर उस प्रदेश का विकास होगा। और एक छात्र अगर पटना आता है तो वो एक कैपिटल लेकर आ रहा है हमारे पास, क्योंकि यहाँ के कॉलेज को फी देगा, यहाँ के लॉज में रहेगा, तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? स्वाभाविक है कि पटना को मिलेगा, बिहार को मिलेगा। लेकिन बिहार उस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। कभी दौर था जब नालंदा विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया के छात्र पढ़ने के लिए आते थे, आज उस तरह का हमारा विश्वविद्यालय नहीं है, उस तरह का। तो अभी भी लेबर फोर्स भी माइग्रेट कर रहा है और टैलेंट भी माइग्रेट कर रहा है, प्रतिभाएं भी माइग्रेट कर रही है। ऐसा नहीं है कि बिहार से माइग्रेशन सिर्फ लेबर फोर्स का हो रहा है, बल्कि टैलेंट का भी हो रहा है। कुछ ऐसे जो पढ़ने के लिए जाते हैं, नौकरी भी वहीं करने लगते हैं और पूरी उम्र वहीं रहने का फैसला कर लेते हैं। और यही स्थिति फिर आपका एब्रॉड हो जाती है। एक गांव में रहने वाला पटना आने के लिए सोचता है, पटना रहने वाला मुंबई जाने के लिए सोचता है, और मुंबई रहने वाला लंदन जाने के लिए सोच रहा है। तो इस प्रकार की एक जो चेन बन जाता है, और इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको होता है? जो उसकी जो जड़ रही है, जहां से वो निकला। तो भारत की सबसे बड़ी भारत की आज भी बहुत बड़ी आबादी गांवों में रहती है। तो ये जो प्रतिभाएं निकल रही हैं, वैसे थोड़ी है कि शहरों से ही निकल रही हैं, गांव से भी निकल रही हैं। और प्रतिभाएं कोई शहर की मोहताज थोड़ी होती है कि जब भी प्रतिभाएं होंगी तो शहरों में ही होंगी। प्रतिभाएं तो कहीं भी हो सकती हैं, और आप वो दिखता है। तो ये जो माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है, और बेसिकली जब तक इसको हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, जब तक इसका समाधान नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी और माइग्रेशन होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इन्फ्लेशन क्या है। मुद्रास्फीति किसको कहते हैं? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह परिवर्तन देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण होता है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन
मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करता है, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण होता है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन मुद्रा मूल्य को प्रभावित करता है, मुद्रा मूल्य में परिवर्तन से मुद्रा मूल्य में परिवर्तन से सामान्य कीमतों में परिवर्तन आता है, सामान्य कीमतों में परिवर्तन आता है। मुद्रा मूल्य में परिवर्तन उपभोग, उत्पादन, मुद्रा मूल्य में परिवर्तन उपभोग, उत्पादन, विनिमय, नियंत्रण, वितरण, रोजगार एवं कीमत आदि को प्रभावित करता है। देखिए, अगर करेंसी के वैल्यू में, अगर करेंसी के वैल्यू में कोई चेंज आता है तो इससे कंजप्शन भी इफेक्ट होता है, इसके अलावा उत्पादन भी इफेक्ट होता है, एक्सचेंज यानी विनिमय एक्सचेंज भी इफेक्ट होता है, इसके अलावा कंट्रोल भी इफेक्ट होता है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन भी इफेक्ट होता है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्ट होता है, और इसके साथ साथ प्राइस भी इफेक्ट होता है। आमतौर पर अगर आप देखते हैं कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो बाजार में एक अचानक कमी दिखने लगती, वस्तुओं की उपलब्धता में कमी दिखने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जानबूझकर बाजार में अभाव पैदा किया जाता है। इसको हम कहेंगे कि एक डेलिबरेटली स्कार्सिटी क्रिएट की जाती है ताकि कीमत और बढ़ाई जा सके। कभी बिहार में दाल की कीमत को लेकर भी ऐसा हुआ, होर्डिंग शुरू हो गई, होर्डिंग शुरू हो जाती है, और जब बाजार में कीमत बढ़ने लगती है तो जो व्यापारी होते हैं वो बाजार में आपूर्ति कम कर देते हैं, और आपूर्ति कम करने से कीमत बढ़ने लगती है। और एक आमतौर पर मैंने पहले बताया कि आमतौर पर मांग के नियम में ये कहा जाता है कि जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, मांग घटती है तो कीमत घटती है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि अगर उसकी मांग बढ़े तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। ऐसी वस्तुओं को गिफिन गुड्स कहा जाता है, ऐसी वस्तुओं को गिफिन गुड्स कहा जाता है। गिफिन ने यह सिद्धांत दिया था कि जब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि अगर मांग बढ़े तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। बिहार में कुछ वर्ष पहले शायद आप लोगों को भी याद होगा कि जब नमक की कीमत बढ़ी थी, नमक की कीमत बढ़ी 100 रुपए किलो। उस समय ऐसा क्या हुआ, नमक एक दिन आज आप खरीदने गए तो 50 रुपए, कल खरीदने गए तो पता चला 100 रुपए हो गया। तो आप क्या करेंगे? 5 किलो खरीद लें, क्योंकि पता ही नहीं है कि कल इसकी कीमत क्या होगी। क्योंकि नमक क्या है, एक एसेंशियल गुड्स है, इसके बिना संभव नहीं है। तो और हम देख रहे हैं कि कल इसकी कीमत क्या होगी ये पता नहीं है। इससे बेहतर है कि आज 50 रुपए है तो 5 किलो आज ही खरीद लो। अब सोचिए कि जब एक एक आदमी जो 1 किलो नमक में 1 किलो, और वो क्या करेगा, एक ही बार में 5 किलो तो नहीं खाएगा, होर्डिंग करेगा, वो जमा करेगा। स्वाभाविक है कि जो दूसरा किचन जहां कुछ भी नमक नहीं है वहां तो अभाव पैदा हो जाएगा, इसीलिए वो क्या करते हैं, होर्डिंग करते। तो ऐसी वस्तुओं की, आलू की, प्याज की, जो कि ये एसेंशियल कमोडिटीज है, ये अगर इसकी कीमत बढ़ती है ना तो इसकी मांग भी बढ़ जाती है और लोग जमा करने लगते हैं बाजार में खरीद के कि पता नहीं कल इसकी कीमत क्या होगी।
तो लोग जमा करने लगते हैं, होर्डिंग करने लगते हैं, इससे बाजार में और अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका लाभ किसको मिलता है? व्यापारियों को मिलता है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाता है, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, आज का क्लास कंक्लूड करते हैं, सर आपके नेक्स्ट हिस्ट्री का क्लास शुरू होगा।